डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में आज हम पॉपुलेशन के और लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हम पॉपुलेशन के 4 कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। पहला है डेंसिटी या घनत्व, दूसरा है जन्म दर, तीसरा है मृत्यु दर और चौथा है आयु डिस्ट्रीब्यूशन या आयु वितरण। आज हम इसका एक 5वां कैरेक्टर स्टडी करेंगे, वह है समष्टि दोलन या उच्चावसन, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस। किसी भी सजीव में विशेष की समष्टि जो है वह कभी स्थिर नहीं रहती है, परंतु हमेशा परिवर्तनशील होती रहती है। तो समष्टि में जो सजीवों की संख्या है वह सामान्य क्षमता स्तर पर पहुंचने के बाद या तो ऊपर जाती है, बढ़ती है, या फिर नीचे होती है, मतलब घटती है। इस वजह से जो समष्टि का घनत्व है वह भी कम और ज़्यादा होता रहता है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन आती है जब समष्टि का संख्या घनत्व ऊपर और नीचे होता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, इसको समष्टि दोलन या उच्चावसन या फ्लक्चुएशन कहा जाता है। भौतिक वातावरण के कारण सजीवों की अंतरा प्रजातीय या अंतर प्रजातीय पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही सजीवों समष्टि में फ्लक्चुएशन होता है। ये फ्लक्चुएशन किसी भी कारण से हो सकता है, भौतिक वातावरण के कारण या सजीवों के आपस में इंटरैक्शंस के कारण, पारस्परिक क्रियाओं के कारण यह हो सकता है। तो यह जो प्रक्रिया है यह निम्न 2 प्रकार की पाई जाती है। पहली है ऋतुनिष्ठ उच्चावसन, सीजनल, सीजन के हिसाब से, और दूसरी है वार्षिक उच्चावसन, एनुअल, वर्ष में एक बार इस तरह से प्रक्रिया होती है। तो जो सीजनल फ्लक्चुएशन है वह समष्टियों में उच्चावसन प्रक्रिया ऋतुओं के परिवर्तन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे ऋतुओं में बदलाव होता है उसी तरह से पर्यावरण में भी उसके अनुरूप बदलाव होता है, और यह समष्टि की सदस्य संख्या या घनत्व में परिवर्तन को भी निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मच्छरों की संख्या बरसात में अधिक होती है, सर्दी में और गर्मी में कम होती है। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द सीज़न। सीज़न के हिसाब से एनवायरनमेंट में चेंज आता है और उस चेंज की वजह से पॉपुलेशन का जो घनत्व है वह उसकी संख्या में भी कमी या अधिकता पाई जाती है। दूसरा है एनुअल फ्लक्चुएशन। इस प्रकार की समष्टि में जो यह प्रक्रिया है फ्लक्चुएशन की या उच्चावसन की, यह प्रक्रिया वर्ष में एक बार होती है और भौतिक वातावरण में होने वाले वार्षिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आते रहते हैं और उसके कई कारकों द्वारा यह नियंत्रित होती है। जनरली जो बाह्य कारक हैं उसमें परिवर्तन के साथ यह प्रक्रिया अनियमित होती है। मुख्यतः एक या एक से अधिक सीमाकारी कारक जैसे हवा, आर्द्रता, तापक्रम इत्यादि के द्वारा यह नियंत्रित होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जो आंतरिक फैक्टर्स होते हैं, वह नियमित प्रकार के होते हैं और एक चक्र के रूप में परिलक्षित होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं पौधे, मछलियाँ, कीट, पक्षी इत्यादि में। समष्टि की जो उच्चावसन की प्रक्रिया है वह अनेक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। पहला है वातावरण में बदलाव, जो कि उच्चावसन का मुख्य कारण है। दूसरा, किसी रोग, महामारी या पराभक्षण की अनुपस्थिति में भी घनत्व में बदलाव आ जाता है। तीसरा है जब सजीवों की संख्या किसी भी स्थान पर धारण सामर्थ्य से अधिक हो जाती है तो अधिकांश सजीवों की जो मृत्यु हो जाती है। जैसे कि किसी प्रकृति में धारण क्षमता 100 है, परंतु वहाँ पे अगर 150 सेम पॉपुलेशन के हैं तो बाकी को भोजन पानी की व्यवस्था में दिक्कत आती है। तो इस तरह से वहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल लागू होता है। तो जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, बाकी सजीवों की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो समष्टि का घनत्व है वह परिवर्तित रहता है। पॉपुलेशन का छठा गुण है जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल। सभी प्रकार की सजीव समष्टियों में वृद्धि करने की क्षमता होती है। वह जनन के द्वारा वृद्धि करते हैं, अपनी संतति का विकास करते हैं। जब वातावरण में परिस्थितियां अनुकूल होती है, भोजन और रहने की व्यवस्था होती है उनके पास पर्याप्त,
तो ऐसी स्थिति में समष्टि की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है और वह अपनी अधिकतम क्षमता प्राप्त कर लेती है, मतलब अधिकतम घनत्व उसका प्राप्त हो जाता है। जब तक वातावरणीय कारक अनुकूल और स्थिर रहते हैं तब तक तो ऐसी स्थिति पाई जाती है, और इस अनुकूल परिस्थिति में जो समष्टि की वृद्धि करने की सामर्थ्य को उसकी संभावित क्षमता, पोटेंशियल एबिलिटी या जैविक विभव कहा जाता है। मतलब कि जब तक फेवरेबल कंडीशंस रहती है, भोजन पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, पर्यावरणीय कारक अनुकूल होते हैं, तो किसी भी समष्टि में अपने आप को ज़्यादा ग्रो करने में, उसमें ऐसी स्थिति में वृद्धि करने में उसमें बहुत तेज़ी होती है। और ऐसी जो स्थिति है वह उसकी पोटेंशियल एबिलिटी या बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है। जैविक विभव को प्रजननीय विभव भी कहा जाता है, इसको रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहा जाता है। चैपमैन ने जैविक विभव शब्द का प्रयोग किया था। उसके अनुसार सजीवों में प्रजनन की अंतर्निहित शक्ति जो होती है उसको जैविक विभव कहा गया है। यह जो विभव है यह अधिकतम प्रजनन की शक्ति को दर्शाता है, उसको परिलक्षित करता है। जो प्रारूपिक जो समष्टि का जैविक विभव है वह प्रत्येक स्थिति में सदैव ही स्थिर रहता है, मतलब उसकी जो समष्टि है उसमें संख्या में वृद्धि या कमी उसकी हो सकती है, स्थिर रहती है। पर जो वृद्धिशील समष्टि है उसमें सजीवों की संख्या उनके विभव में अंतर के परिणाम स्वरूप बदलती रहती है। अर्थात जो पर्यावरणीय प्रतिरोध में कमी आती है तब संख्या बढ़ती है, और जब पर्यावरणीय प्रतिरोध में कमी ज़्यादा होता है तब संख्या घटती है। तो प्रकृति में जैविक विभव तथा पर्यावरण के बीच संतुलन समष्टि में वृद्धि का निर्धारण करता है। मतलब पर्यावरण कारक फेवरेबल हो और जो जैविक विभव है वह उन दोनों में संतुलन अगर बना रहेगा तो संतति में वृद्धि होती है, और इसको बोला गया है बायोटिक पोटेंशियल या जैविक विभव। नेक्स्ट और 7th कैरेक्टर है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन डिस्पर्सन, समष्टि प्रसार या फैलाव। किसी सजीव समष्टि में जीवधारियों के वितरण प्रारूप को समष्टि प्रसार कहते हैं। मतलब उसका कितना वितरण है जीवधारियों का, तो उसको उस समष्टि का प्रसार कहा जाता है। इसके द्वारा समष्टि की आंतरिक संरचना एवं अन्य लक्षण भी प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही समष्टि का घनत्व भी उसके प्रसार या फैलाव पर निर्भर करता है। इसीलिए जब समष्टि घनत्व की गणना करते हैं तो इसके डिस्पर्जन को ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके प्रसार की जानकारी के द्वारा समष्टि की आंतरिक संरचना को भी ज्ञात किया जा सकता है। एक समष्टि में सजीवों के प्रसार के निम्न प्रारूप पाए जाते हैं। ये इस तरह से आपके डायग्राम्स बने हुए हैं, तो निम्न तरह के प्रारूप इसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट है समान प्रसार, जो ए वाले डायग्राम में दिख रहा है, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, जिसके अंतर्गत यह क्या है, इस प्रकार के प्रारूप में सजीव व्यष्टि अपनी समष्टि के समान रूप में फैले हुए होते हैं, और जिस समष्टि के सजीव संख्यों के बीच कड़ी स्पर्धा पाई जाती है, धनात्मक प्रतिरोध पाया जाता है, उनमें इस प्रकार का प्रसार प्रारूप देखने को मिलता है। दूसरा है अनियमित प्रसार या रैंडम डिस्पर्जन, और तीसरा है सपुंजित प्रसार। अगर हम समान प्रसार का अध्ययन करें तो इस प्रकार के प्रारूप में, जैसा कि आपको पहले बताया है, तो सजीव व्यष्टि है वह अपनी समष्टि में समान रूप से फैले हुए होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसके सदस्यों के बीच कड़ी स्पर्धा पाई जाती है। उसमें इस प्रकार का प्रसार प्रारूप देखने को मिलता है। इसमें जो घनत्व है उसकी बिल्कुल सही गणना की जा सकती है। दूसरा है अनियमित प्रसार और रैंडम डिस्पर्जन। इस प्रकार की समष्टि में सजीव जो सदस्यों हैं उनकी संख्या और का प्रसार है वह समान रूप से नहीं होकर इधर उधर छितरे हुए रूप में होता है, बिखरे हुए रूप में होता है। इसमें जो है वह एक समान वातावरण में पाई जाती है, उनमें इस प्रकार का प्रारूप मिलता है। प्रकृति में इस तरह का प्रसार बहुत कम पाया जाता है। तीसरा प्रकार है क्लम्प
डिस्पर्जन या सपुंजित प्रसार। यह प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ समष्टि के जो सदस्य सजीव है वह पुंज या समूह के रूप में पाए जाते हैं। यह उसके अंदर जो पुंज में या ग्रुप में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रकृति में 3 प्रकार के सपुंजित प्रसार पाए जाते हैं, 3 तरह के क्लम्प्ड डिस्पर्जन पाए जाते हैं। पहला है रैंडम क्लम्प्ड डिस्पर्जन, दूसरा है यूनिफॉर्म क्लम्प और तीसरा है एग्रीगेट क्लम्प। हिंदी में अगर हम बोलें तो पहला है यादृच्छिक सपुंजन, दूसरा है समान या समरूपी सपुंजन और तीसरा है पुंजित सपुंजन। तो प्रकृति में उपयुक्त तीनों प्रकार के सपुंजित प्रसार समान रूप से पाए जाते हैं और सजीवों के सपुंजित अवस्था में जो रहने वो किस तरह से एक ग्रुप में रहते हैं इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला है स्थानीय आवास स्थली में विभिन्नता होती है, दूसरा वातावरण में पाए जाने वाले दैनिक और मौसमी परिवर्तन, तीसरा कारक है जनन क्रियाएं संपन्न करने के लिए, चौथा है परस्पर आकर्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए, पांचवा है आसानी से भोजन प्राप्ति के लिए और छठा है स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये जो मुख्य 6 कारक है इनमें यह अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए एग्रीगेट फॉर्म में रहते हैं, सपुंजन में रहते हैं। प्राकृतिक अवस्थाओं में जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं उनमें पादप और प्राणी समष्टि दोनों ही एग्रीगेट फॉर्म में रहते हैं, क्लम्प्ड फॉर्म में रहते हैं। कुछ जो है उसमें सपुंजित प्रसार का सामाजिक आधार भी उपलब्ध होता है, जैसे वैस्प, दीमक और मधुमक्खियों में। सजीवों में जो उपस्थित सजीवों के सपुंजित प्रसार लाभकारी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसके हानिकारक पहलू क्या है? नंबर 1, इसके कारण सजीवों में स्थान, भोजन इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। दूसरा, सजीवों में महामारी व रोग फैलने की आशंका होती है। और तीसरा, उनमें प्रजनन के लिए आपसी संघर्ष होता है। परंतु अगर हम इसके लाभदायक पहलू देखें तो वह निम्न प्रकार से हैं। पहला, सजीवों में जो सपुंजित सजीव है वहाँ की सूक्ष्म जलवायु में अपने अनुकूल बना लेते हैं, वहाँ एक माइक्रो क्लाइमेट बनना जाता है जो उनके लिए फेवरेबल होता है। और सपुंजित प्रसार के कारण समष्टि के सजीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों में या बाह्य आक्रमण के द्वारा होने वाले संभावित जो मृत्यु दर है वह कम हो जाती है। मतलब सजीवों में अगर प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तो वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जो मृत्यु दर है उसके अंदर पर बाह्य जो अगर आक्रमण होता है तो उस वजह से जो मृत्यु दर होती है वह कम हो जाती है। 8th फैक्टर है इसमें पॉपुलेशन डिस्पर्जल या समष्टि प्रकीर्णन। समष्टि के सदस्यों या उनके प्रोप्यूल्स जैसे बीज, बीजाणु, डिंबक इत्यादि का एक जगह से सुदूर और बाहरी क्षेत्रों में अभिगमन समष्टि प्रकीर्णन कहलाता है। जनरली प्लांट्स में एयर, वाटर, जल के द्वारा, पानी के द्वारा जो बीजों का प्रकीर्णन होता है वही यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्पर्जल में समझाया गया है। तो एक समष्टि से दूर क्षेत्रों में अगर वह चला जाता है, अभिगमन होता है तो उसको प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन की प्रक्रिया सजीवों जैसे पौधे एवं प्राणियों में सुदूर क्षेत्रों में प्रसार एवं वितरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रकीर्णन के द्वारा सजीव उन स्थानों पर भी पहुंच जाते हैं जो कि इनके लिए बिल्कुल नए और अनजाने होते हैं। तो निम्न महत्वपूर्ण कारणों के कारण प्रकीर्णों में जो सजीव है उनमें प्रकीर्णन संभव हो जाता है। नंबर 1 है पर्याप्त मात्रा में भोजन की प्राप्ति के लिए, दूसरा है स्थान एवं आवास प्राप्त करने के लिए, स्पर्धा से बचने के लिए, तीसरा है प्रजनन के लिए, चौथा है उपयुक्त मात्रा में जल, हवा एवं प्रकाश की प्राप्ति के लिए, और पांचवा है कई महत्वपूर्ण जो भौतिक कारण होते हैं इसकी वजह से इनमें माइग्रेशन होता है। यह निम्न प्रकार से होता है बहिर्प्रकरणन, सेकंड है अंतर प्रवर्जन और तीसरा है प्रवास के लिए। तो जो प्रकीर्णन की प्रक्रिया है यह इस तरह से, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं और यह किस प्रकार संपन्न होता है। पहला अगर हम देखें इमिग्रेशन मतलब बहिर्प्रवर्जन, इस प्रक्रिया में प्रायः सजीव
का अभिगमन किसी स्थान से बाहर की ओर या एक देश से दूसरे देश की तरफ होता है। इस प्रकार किसी एक क्षेत्र से प्रजाति के अभिगमन या निकास को बहिर्गमन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो बाहर गए हुए सजीव हैं अपने पूर्व निवास स्थान की ओर वापस नहीं लौटते, अर्थात ये स्थायी प्रकृति का होता है। इसमें सजीवों का एक छोटा समूह अनियमित और व्यापक गतिशीलता द्वारा नए स्थान की ओर अग्रसर होता है। फॉर एग्जाम्पल, बतख में इस तरह का प्रवर्जन पाया जाता है। दूसरा है अंतर प्रवर्जन। इस प्रक्रिया में बहिर्प्रवर्जन के ठीक विपरीत है। यहाँ पर सजीवों की गतिशीलता किसी क्षेत्र की सीमा के भीतर एक साइड से दूसरी साइड की तरफ होती है, अर्थात किसी भी क्षेत्र में एक प्रजाति के जीवों का आगमन अंतर प्रवर्जन कहलाता है। यहाँ जो आए हुए जीव हैं वह वापस नहीं जाते हैं, और इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि यह जो प्रक्रिया है अंतर प्रवर्जन और बहिर्प्रवर्जन किसी स्थान से निकास और आगमन में एक साथ चलती रहती है। तीसरा प्रवास है वह है माइग्रेशन या प्रवास। इस प्रकार के प्रकीर्णन में अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। इसमें सजीव विशेषकर प्राणियों का अभिगमन एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ होता है और उसके पश्चात वह अपने पूर्व निवास स्थान पर लौटकर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइबेरियन सारस जो शरद ऋतु में दूर साइबेरिया से भरतपुर के घाना अभयारण्य में आते हैं और सर्दियों के पश्चात वह वापस लौट कर चले जाते हैं। यह प्रतिवर्ष नियमित रूप से पाया जाता है। यह जो लंबी प्रक्रियाएं हैं यह प्राणी मुख्य रूप से प्रजनन एवं भोजन के लिए करता है। इस प्रवास में वह जो प्राणी है वह कुछ 100 मीटर से लेकर हजारों मीटर की दूरी तय करता है। जो चैंपियन पक्षी है वह सबसे लंबा प्रवास यात्रा करता है। इस प्रकार के पक्षियों में प्रवासी पक्षी कहा जाता है। इसी प्रकार सोलेनम मछली, ड्रैगन मछली, ईल मछली में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। कुछ स्तनधारी जंतु, क्रैब प्रजातियां, कुछ रेप्टाइल्स इत्यादि के अंदर भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। तो प्रवास के द्वारा सजीवों को जो मुख्य प्रकार के फायदे होते हैं वह निम्न है। पहला है अधिक मात्रा में आहार उपलब्ध होता है। दूसरा, जनन के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त हो जाता है। तीसरा है प्रवास के कारण सजीव प्रजातियां अधिक ठंडे और तूफानी मौसम से बचकर अपने अनुकूल आवास में चली जाती है। चौथा, प्रवास क्षेत्र में मौजूद अन्य प्राणियों के साथ उनका जीन विनिमय संभव हो जाता है। फिर पांचवा है शीत ऋतु में प्रवास के कारण अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर पहुंचकर उनको आहार ग्रहण करने के लिए अधिक और उपयुक्त समय प्राप्त हो जाता है। तो यह प्रवास के मुख्य फायदे हैं और किस पर्पस के लिए कोई प्राणी प्रवास पे जाता है। नेक्स्ट जो है कैरेक्टर पॉपुलेशन का, नेक्स्ट और आखिरी जो पॉपुलेशन का कैरेक्टर है वह है समष्टि साम्य, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। समष्टि के सजीवों की संख्या में वृद्धि प्रजनन के द्वारा होती है। किसी निर्जन और नए क्षेत्र में जब कोई सजीव समष्टि पहली बार स्थापित होती है तो इसकी सदस्य संख्या में तेजी से वृद्धि होती है और अतिशीघ्र वृद्धि को एट मैक्सिमम यह पहुंच जाती है। इस चरम सीमा पर यह कुछ समय तक बनी रहती है, परंतु एक स्थिर समय के बाद इसके अंदर मृत्यु की संभावनाएं बन जाती है। तो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर एक समान हो जाती है। इस प्रकार जो ये स्थिर बन जाता है, स्थिर और स्थायी अवस्था को समष्टि इक्विलिब्रियम कहते हैं। चरम स्थिति में यह समष्टि साम्य अवस्था एस प्रकृति के वृद्धि कर्व को निरूपित करती है। यहाँ समष्टि के सजीव सदस्य अपने भोजन, आवास संबंधी एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संभावित वृद्धि के साथ साथ स्वयं की वृद्धि दर में भी संतुलन स्थापित करते हैं और यह जो है समष्टि की चरम अवस्था कहलाती है। इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी वृद्धि दर को अपरिवर्तनीय रखते हुए एक लंबी अवधि तक साम्यावस्था में बने रहते हैं। इसको निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है A = M। ए क्या है? ऑगमेंटेशन अर्थात वृद्धिशीलता या बढ़ोतरी, और M है मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर। तो इस प्रकार समष्टि साम्य की आदर्श परिस्थितियों में यदि जन्म दर अधिक होती है
तो मृत्यु दर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है और जन्म दर कम होने पर मृत्यु दर भी कम हो जाती है। इसीलिए साम्यावस्था में समष्टि जो है वह स्थिरता बनाए रखती है। तो यह है पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है जहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर बराबर रहती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इन लास्ट टू लेक्चर्स में हमने पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया है। पॉपुलेशन के 9 कैरेक्टर्स को हमने डिटेल में स्टडी किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।